नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की है। उनका हौसला अफजाई भी किया। उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वे पदक हासिल नहीं कर पाए हैं। सीएम धामी ने लक्ष्य से यह भी कहा कि उन्होंने खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। लक्ष्य कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है। दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। हाँ, आगे के लिए बिल्कुल, अरे नए मन से बिल्कुल कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नमस्ते, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, ठीक है सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब देहरादून कब आओगे? कभी देहरादून आओगे क्या बीच में? हाँ यार, बुलाता हूँ तुमको, आ जाओ कभी, ठीक है। और पापा कहाँ हैं? चलो ठीक है, उनको भी मेरी तरफ से याद कर देना। और बिल्कुल जो है बढ़िया, उसमें आनंदित रहना है। हाँ, खुश रहो, बहुत अच्छा खेले हो, बहुत बढ़िया। सब लोगों को अभी बहुत उम्मीद है आगे के लिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है लक्ष्य, ठीक है, ओके, नमस्ते। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र का पर यह भी कहना था कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे। इसके लिए इतना समय बहुत कम है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। कीजिए 0 आवर्स को और क्वेश्चन आवर को, तो कुल मिला के जो पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं। और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आवदा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। किसानों की हालत को देख के बिजनेस लाया जा सकता था। बरसात का मौसम आते ही घरों से सांप आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड कुमायूं मंडल में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई और अब हर अस्पताल में सर्पदंश की दवाइयां भी मिलने लगी, जिसको लेकर कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के रामनगर पहुंचकर दीपक रावत ने घरों से पकड़े गए 4 दर्जन जहरीले सांपों को जंगल में आजाद करवाया है। जो संस्था है सेव द स्नेक, इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफी सालों से उसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को बड़ी सौगात के साथ नवाजा है।
सीएम के निर्देश पर रक्षाबंधन के दिन राज्य की महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। इस दौरान सरकारी बसों में सफर करने पर उनसे कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। इस मामले में परिवहन सचिव ब्रजेश संत द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि इस निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार करेगी। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा केवल उत्तराखंड राज्य के अंदर ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई महिला उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड के बाहर सफर करती है तो उसका किराया निश्चित रूप से लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर उत्तराखंड की सरकारों ने बसों में निःशुल्क सफर करने की बात कही है। निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने ये बड़ी सौगात दी है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वन अग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीड़ पिरूल भी इसी वजह से है और राज्य सरकार ने 50 रुपए किलो पिरूल खरीद पर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी पिरूल खरीद के मामले में बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में वन अग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। माननीय श्री महेंद्र भट्ट डिमांड टू इंक्लूड माननीय सभापति जी, इन हिमालयन स्टेट्स। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं अब दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था की है और सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। हल्द्वानी में बीते शुक्रवार को वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और 37 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 59 और 60 में पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाई जाने का भी यहां पर काम किया गया है। लिहाजा कोई भी इलाका न छूटे, इसके लिए स्थल निरीक्षण करते हुए नवाब ने यह भी कहा कि इस पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है। लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है, जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था।
देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इसके पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर्स गेम के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने भी हिस्सा लिया है। न्यूयॉर्क की आइस स्केटिंग रिंग सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद चूंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीजें खराब रही। वहां पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहां पे काम तेजी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा। विगत 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया था। यहां पर लैंडस्लाइड पूरे यात्रा मार्ग पर कई जगह पर हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया। इसके साथ ही कई जगहों पर बोल्डर गिरने से यात्रा मार्ग बाधित रहा। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई है। कई जगह पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्ग बाधित हुए हैं। सभी को सुचारू करने का प्रयास भी तेजी के साथ किया जा रहा है। मार्ग को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। इकतीस तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहां से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी की रनसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्करी द्वारा काटे गए धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती सागौन के पेड़ों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा। पूरे मामले पर अब सियासी पारा चढ़ चुका है और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच और घटना में शामिल तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार से कि सरकार एक पेड़ मां के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ मां के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने। इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये इसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, जो रनसाली क्षेत्र में जो वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है, उसमें जो है सरकार कहीं न कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पर लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच हो और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे कि आजकल के जनप्रतिनिधि केवल
सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का निवादन करना चाहता हूं कि आपने पर्यावरण के बारे में इतना जागरूकता से लेते हुए मेरे से 2 शब्द पूछने के लिए कहा। मैं यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग पर्यावरण को कैसे सींच रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी कम से कम मैं 1200 पेड़ लगा चुका हूँ। ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी का भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को मैं पेड़ लगाकर मनाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी, कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने को भी स्वस्थ रखें, अपने को भी स्वस्थ रखें। और रही बात दूसरी, एक और हम पेड़ लगा रहे हैं। आप ये देखिए, रंगशाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए देश भर से शिव मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। जो लोग गंगा जल नहीं भर पाते हैं, वे डाक विभाग के माध्यम से, आपको बताते चलें कि घर पर गंगा जल मंगवा रहे हैं। डाक विभाग बीते 3 सालों से करीब 2000 लीटर गंगा जल उत्तराखंड से देश के कोने कोने तक पहुंचा चुका है। धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है और ऐसे में डाक विभाग की योजना गंगा जल आपके द्वार के तहत लोग उत्तराखंड में गंगा जल मंगवा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि सालिनी कुजूर ने बताया कि डाक विभाग की ओर से उत्तरकाशी जनपद में प्लांट भी लगाया गया और प्लांट से डिब्बाबंद गंगा जल देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जा रहा। कीमतों की अगर बात की जाए तो 250 ml की बोतल की कीमत 30 रुपए है और लोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए गंगा जल को बुक कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो सभी जगह हमारे यहाँ जो गंगा जल के बोतल है उनकी बहुत ही डिमांड है। गंगोत्री का जो गंगा जल है तो हमें हर साल करीब 5 लाख के आसपास हमारे उसमें ऑर्डर आते हैं पूरे सर्कल से, पूरे इंडिया से। तो लास्ट ईयर हमने करीब 5 लाख पूरा ही बॉटल जो है हमने सप्लाई किया था और इस साल भी हमें 5 लाख के करीब ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें कि अभी तक हमने 1,66,000 बोतल्स जो है वो सारे सर्कल्स को हमने सप्लाई कर दिए। तो अभी और भी बाकी जो बचे वो धीरे धीरे फेज वाइज में हम लोग सबको जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के कथाकथित आपको बताते चले कि पत्रकार के पैसे लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। वीडियो के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर पत्रकार के द्वारा पुलिस के नाम पर पैसे की डिमांड की गई, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने पत्रकार के कार्यालय पहुंचकर 19,000 रुपए मांगे। वहीं पत्रकार के द्वारा 20,000 की डिमांड की जा रही थी। तत्काल कार्रवाई की बात भी कही गई। वीडियो में बताया गया कि पत्रकार के द्वारा अब पैसे 20,000 देकर 1 लाख रुपए काम कराया जाएगा और दूसरा पक्ष अगर 1 लाख लेकर भी पुलिस के पास जाएगा तो कार्रवाई नहीं होगी। वह इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने तत्काल जांच के आदेश भी दिए हैं और 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के नाम पर पैसे लेने का मामला गंभीर है। पूरे मामले की जो जांच है वो लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि पत्रकार ने पुलिस के नाम पर वसूली की है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की बात भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा, जहां पर पैसे की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए भी की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा। एसएसपी ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। अभी मुझे मीडिया के माध्यम से एक संज्ञान में आया, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे एक व्यक्ति द्वारा एक छोटा सा ऑफिस जैसा सेटअप में बैठे हुए वो जो है पुलिस के उच्चाधिकारीगण के नाम पे पैसे ले रहा है। तो ये बहुत ही बेहद संगीन मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बट ये बहुत संगीन मामला है। तत्काल हमने जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं
और जांच के बाद जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जांच होगा और उस तदोपरांत जो है विधिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। रुद्रप्रयाग में तैनात परिवहन विभाग के निलंबित हुए कर्मियों की बहाली किए जाने को लेकर परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के कर्मचारी एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और वहीं अब पूरी मांगे न होने पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर कार्यालय के सभी कार्यों को प्रारंभ कर दिया गया। वहीं प्रधान सहायक रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि अब परिवहन सचिव द्वारा हमारी मांग को पूरा करते हुए लिखित आदेश भी जारी कर निलंबित कर्मियों की बहाली कर दी जाएगी, जिस संबंध में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी परिवहन विभाग अध्यक्ष सुषमा चौधरी द्वारा तुरंत हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद कार्यालय के सभी कार्यों के पहले की तरह सुचारू कर दिया गया है। इसमें हमारी एक सूत्रीय मांग थी परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एवं प्रवर्तन संगठन परिवहन विभाग के दोनों कर्मचारियों ने मिलकर अपना विरोध प्रकट किया था कि 15 जून को जो सड़क हादसा हुआ था रुद्रप्रयाग में, उसमें हमारे प्रवर्तन सिपाहियों को जो तपोवन चेक पोस्ट पर कार्यरत थे उनको एक तरफा आदेश जारी करते हुए निलंबन कर दिया गया, जिससे परिवहन विभाग के कार्मिकों में काफी रोष व्याप्त था। मौखिक आश्वासन भी दिया गया था शासन द्वारा कि शीघ्र ही हम आपकी मांगों को पूर्ण कर देंगे, परंतु उनके द्वारा खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स रोड पर केमिकल फैक्ट्री के निकट सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद प्रशासन की टीम ने जेसीबी से सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को ध्वस्त कर दिया। वहीं प्रशासन की टीम ने दोबारा से कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसी बीच एक भूमाफिया ने सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची है और काम को रुकवाते हुए अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजेश चौहान ने बताया कि अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। एम्स रोड पर अतिक्रमण किया गया था। मौके पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से हैं, जहां पर लगातार अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कई तरह के एक्शन भी होते रहते हैं। और ताजा मामला ऋषिकेश से है, जहां पर ध्वस्त किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।